Hello and welcome to JKCS once again. Today in this video lecture, most probably the last lecture of this geography portion, we are going to discuss about the rest of the continents और द मैप सीरीज़ जो हमने कल स्टार्ट की थी. तो कल के लेक्चर में हमने जो था ओवरऑल कॉन्टिनेंट्स का ओवरव्यू लिया था, सारे कॉन्टिनेंट्स का, उसके बाद ओशंस का, एंड देन एशिया और अफ्रीका को हमने डिटेल में डिस्कस किया रिगार्डिंग देयर लोकेशन, रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट फीचर्स, फिज़िकल फीचर्स, या इसमें जो इम्पोर्टेंट जो लेक्स, रिवर्स जो है, माउंटेन्स वगैरह जो है, हमने उनको डिटेल में कल पढ़ा. ठीक है, तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम रेस्ट कॉन्टिनेंट जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यूरोप की बात करते हैं. ठीक है, तो इट इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया. तो हमने जब कल 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात की थी तो हमने बोला था कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है, और जो सबसे छोटा वाला कॉन्टिनेंट है यानी कि 7वां कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है. ठीक है, साइज़ के हिसाब से. ठीक है, और उस सीक्वेंस में जो ऑस्ट्रेलिया से जो सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो यूरोप है. ठीक है, दैट मीन्स यूरोप इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया. सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है वो यूरोप आता है. ठीक है, इट इज़ सराउंडेड बाय आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी इन द साउथ, अटलांटिक ओशन इन वेस्ट एंड यूराल माउंटेन्स इन ईस्ट. यूरोप की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या आर्टिक ओशन इसके जो है नॉर्थ में है. ठीक है, ये एशिया यूरोप का मैप है. ठीक है, तो इसके नॉर्थ में जो है आर्कटिक ओशन है, ब्लैक सी जो है वो इसके, और या मेडिटेरेनियन सी जो है, जो यहाँ पे है लोकेशन जो है मैप पे आप देख सकते हो, ब्लू बॉडीज़ है, वाटर बॉडीज़ है, तो वो उसके साउथ में है. अटलांटिक ओशन जो है वो इसके वेस्ट में है, और यूराल माउंटेन्स जो इसके ईस्ट में पाए जाते हैं, जो हमने कल डिस्कस किया. ये जो ब्राउन लाइन सी थोड़ी दिख रही है ये इसके ईस्ट में पाए जाते हैं. ओवरऑल जो है चारों तरफ जो इसके डायरेक्शन वाइज कहाँ से कहाँ जो है वाटर बॉडीज़ हैं या माउंटेन्स है, जिससे मैप पे इनको पहचानने में आसानी होती है. ठीक है, यूराल माउंटेन्स ईस्ट में है, इसी तरह आर्कटिक ओशन नॉर्थ में है, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी साउथ में है, और अटलांटिक ओशन जो है वो ईस्ट वेस्ट की तरफ है. ठीक है, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका बाय स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. तो ये अफ्रीका से जो डिवाइड किया है इसने, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ने डिवाइड किया है, वो आगे जाके हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखो कि एशिया और यूरोप के बीच स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आती है. हमने जब अफ्रीका कल पढ़ा था तो हमने अफ्रीका में पढ़ा था कि यूरेशिया को, यानी कि यूरोप और एशिया को मिला के जो है यूरेशिया जिसको हम कहते हैं. आई अगेन रिपीट दैट इट इज़ नॉट अ सेपरेट कॉन्टिनेंट, नॉट अ सेपरेट लैंड मास, नॉट अ सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी, बट सिंपली ये एक जोग्राफिकल टर्म है जो हम यूरोप और एशिया को मिला के जो है यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इस यूरेशिया और अफ्रीका के बीच 3 पॉइंट्स पे जो है ये क्लोज आता है, टच करता है अफ्रीका किसके साथ, यूरोप या एशिया के साथ. वो कौन से पॉइंट थे जो हमने कल डिस्कस किए, बाबल मंडप है, स्वेज कनाल है, एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है. वो आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो कभी ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, पता नहीं किस एग्ज़ाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर फिजिकल फीचर्स इज़ द कनेक्टिंग लिंक या क्लोज फिजिकल फीचर बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका, या इसी तरह. तो ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन भी बनता है. ठीक है, दुनिया में जितने सारे फिजिकल फीचर्स हैं, सीज वगैरह हैं या माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है. कोई कोई खास खास होता है, उसके पीछे खास होने की, फेमस होने की कोई वजह होती है. तभी जो इसमें क्या कहते हैं कि वी आर सपोज टू नो अबाउट दीज वाटर बॉडीज, अबाउट दीज लेक्स, सीज वगैरह, जो अक्सर बेशतर न्यूज़ में आते रहते हैं, जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स बने रहते हैं स्टेट्स के दरमियान, कंट्रीज़ के दरमियान. तो तभी ये सब, वरना
कहाँ किसी को जो इतने सारे दुनिया भर में जितने सारे सीज हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ये किसी को भी याद रहने वाले हैं, ना टीचर को ना स्टूडेंट को, ठीक है। सो इसलिए अपने आप को छोटा नहीं समझना है कि सारे रिवर्स मुझे याद नहीं है, सारे लेक्स मुझे याद नहीं है, सारे माउंटेन मुझे याद नहीं है। तो वो एक ह्यूमन ब्रेन के लिए इम्पॉसिबल सा टास्क है कि सारे रिवर्स को, सारे लेक्स को, सारे स्ट्रेट्स को, सारे चैनल्स को, सारे जो है कैनाल्स को, सारे लेक्स को याद रखना है। आपको बस मेजर चीज़ें जो है याद रखनी है। तभी मैंने जो है उन्हीं को जो है नोट किया है, मेंशन किया हुआ है, जो आपको याद रह सके, जितना आप रिटेन कर सकते हो, ठीक है। वरना जो है यूरोप पे इतने सारे, यूरोप पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है लिखी जा सकती है, डिस्क्राइब की जा सकती है, बट जो चीज़ याद नहीं रहे उन चीज़ों को मैंने स्किप किया है। और अक्सर बेशक बुक्स में इतनी ही इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है जितनी याद आपको रह सके। और आई होप एंड आई एश्योर यू कि अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी के फिजिकल फीचर से या इन कॉन्टिनेंट से, इन चीज़ों से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसी के बीच में आएगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड आई एश्योर यू दैट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस कभी कभी क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल कॉलम्स को, एक फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से जोड़ना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होगा माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे लिखा होगा एशिया। इसी तरह यहाँ पे लिखा होगा माउंट एल्ब्रूस, यहाँ पे लिखा होगा यूरोप। इसी तरह फिर आपको बोलेंगे कि इनको आप जो है आप इनको मैच कर सकते हो, ठीक है। देन यू आर सपोज टू नो कि ये माउंटेन जो है कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो अगेन अगर आपका दिन अच्छा हुआ तो यही पूछा जा सकता है, एंड इन केस खुदा न खासा आपका दिन बुरा होता है, पेपर उल्टा सीधा आता है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। माउंट एल्ब्रूस किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस तहसील में है, किस गांव में है, किस शहर में है। बट यू आर इन नॉर्मल टाइम्स, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, यू आर नॉट सपोज टू गो दैट मच डीप। आपको उतना डीप, उतना एडवांस्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो कि कहाँ तक पूछ सकते हैं, कहाँ तक आ सकता है। एंड आई एम स्पीकिंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस, एंड आउट ऑफ एक्सपीरियंस जो है आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मेजर रिवर्स कोर्स है, दनूब है, डॉन है, रोन है, थेम्स है, वोल्गा है। तो ये सब यूरोप के बड़े बड़े रिवर्स माने जाते हैं। इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट याद रखने की बात है तो वो थेम्स है। क्यों? एनी गेसेस? बिकॉज लंदन जो है इसी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली बड़ी सिटी, यमुना के किनारे, ठीक है। कोलकाता बड़ी सिटी, हुगली के किनारे, ठीक है। श्रीनगर बड़ी सिटी, झेलम के किनारे। तवी जम्मू जो सिटी है किसके किनारे? तवी के किनारे। तो ये जो ये लोकेशंस हैं बहुत सारी, बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह हडसन रिवर पे जो है न्यूयॉर्क लोकेटेड है। इसी तरह सैन फ्रांसिस्को किस पे लोकेटेड है। तो ये सब इसके रिलेटेड, रिवर्स के रिलेटेड यही ज़्यादा चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और थेम्स जो है इसके किनारे पे कौन सा शहर बसा हुआ है? वो लंदन बसा हुआ है। तो यही इसकी इम्पोर्टेंस है। अब सारे रिवर्स पे कौन कौन सी जगह, कौन कौन से गाँव, कौन कौन से स्टेट बसे हुए हैं, दैट इज़ डेड इम्पॉसिबल टू रिमेंबर। आपको वो याद नहीं रखने हैं, बस मेजर याद रखने हैं, ठीक है। तो यूरोप के बारे में जो है कुछ ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज़ जो हैं, या फॉर एग्जांपल पेनिनसुलर कंट्रीज़ जो हैं, वो अपने ग्रुप्स में जो इम्पॉर्टेंट है, याद रखने के लायक हैं। कौन सी है? बाल्कन स्टेट्स। ये एक 5 जो है कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, जिसमें रोमानिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है, बल्गारिया है, यूगोस्लाविया है। तो ये 5 कंट्रीज़ जो है इनको हम बाल्कन स्टेट्स कहते हैं। आप इसको न्यूमोनिक ट्रिक से याद रख सकते हैं, रग्बी, RAGB। तो रग्बी के नाम से आप इनको याद रख सकते हैं। रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, बल्गारिया, यूगोस्लाविया। तो आप इनको जो है इससे याद रख सकते हो। बाल्कन स्टेट्स यूरोप में एक, याद क्या रखना है? बाल्कन स्टेट्स। आपको आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये यूरोप की जो एक 5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। बाल्कन पेनिनसुला वगैरह है, जिनकी वजह से फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अरबियन पेनिनसुला है, ठीक है, अगेन जिसको हम इंडियन पेनिनसुला के नज़दीक जो पाते हैं। फिर ऐसे जो है अरबियन पेनिनसुला जो है देखा जाता है। उसमें कौन से? सऊदी अरबिया है, ओमान है, इसी तरह UAE है, ठीक है, उसी तरह इराक वगैरह है। तो ये सब इस अरबियन पेनिनसुला में जो है छोटी मोटी कंट्रीज़ है। उसी तरह बाल्कन पेनिनसुला में ये 5 कंट्रीज़ है, ठीक है। उसी तरह स्कैंडिनेवियन जो पेनिनसुला में ये 4 कंट्रीज़ है, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे एंड डेनमार्क, जिसको हम सिंध के नाम से जानते हैं। सिंध इनका कोड है, ठीक है, निमोनिक्स है, ठीक है। तो ये मेरी अपनी बनाई हुई ट्रिक्स वगैरह हैं, ठीक है।
तो सिंध, एस मीन स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे एंड डेनमार्क, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुलर कंट्रीज़ हैं या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। तो याद रखना कि यूरोप के दो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज़ हैं, अलग अलग पेनिनसुला में लोकेटेड कंट्रीज़ हैं, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, बल्गारिया, यूगोस्लाविया, उनको रग्बी या बाल्कन स्टेट्स कहते हैं। इसी तरह स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, तो सिंध के नाम से आप याद रख सकते हैं। दीज आर द कंट्रीज लोकेटेड इन द स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने कल बात की थी कि यूरोप या फॉर एग्जांपल और एशिया, या जिसको हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं, और अफ्रीका के बीच में 3 पॉइंट्स पे जो है इनके क्लोज है, जो है कनेक्टिंग लिंक्स है। ठीक है, तो ये हमने कल के लेक्चर में लास्ट में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि हम आपको इनको आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें आता है पहले नंबर पर बाबल मंडप। ठीक है, तो बाबल मंडप क्या है? बाब मीन्स दरवाज़ा। किसका दरवाज़ा? ग्रीफ का दरवाज़ा, यानी कि गम का दरवाज़ा। ये इसकी जो है लिटरल मीनिंग है। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक स्ट्रेट है। हमने इंडियन ज्योग्राफी में स्ट्रेट्स को डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट किसको कहते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, स्ट्रेट एक नेचुरल वाटरवे होती है, वाटर बॉडी होती है, छोटी सी। उसका काम क्या होता है? दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ना, दो वाटर बॉडीज को जोड़ना एंड दो लैंड मासेस को सेपरेट करना। ठीक है, स्ट्रेट एक वाटरवे होती है, एक वाटर बॉडी होती है, छोटी सी नेचुरल होती है, जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है एंड एट द सेम टाइम दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है। उसी को हम स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हीं स्ट्रेट्स में से जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है वो बाबल मंडप है, जिब्राल्टर है, पाक स्ट्रेट है, तो उनको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इस टाइम हम बात कर रहे हैं कि और एशिया और अफ्रीका किन या यूरेशिया, तो ये कहाँ कहाँ पे अपने जो है क्लोज आते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग पॉइंट्स इनके कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले जो है बाबल मंडप की बात करते हैं। ठीक है, तो बाबल मंडप की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है कि रेड सी और अरेबियन सी को जो कनेक्ट करते हैं, कि ये एक ऐसी जो है स्ट्रेट है जो किसको कनेक्ट करता है, जो किसको कनेक्ट करता है, थोड़ा बहुत जूम करेंगे, हम जूम करके देखेंगे। ठीक है, तो बाबल मंडप जो है ये एक स्ट्रेट है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से एक वाटर बॉडी है, ये यहाँ पे लिंक कर रहा है, यहाँ से वाटर बॉडी है और ठीक है यहाँ पे आती है। ये यहाँ से एशिया है, अरेबियन पेनिनसुला वाला। ठीक है, सऊदी अरबिया, ये तो एशिया है। और ये क्या है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, सूडान, जहाँ से नाइल रिवर जो है बहता है। ठीक है, तो इस वाली पॉइंट को हम अफ्रीकन हॉर्न कहते हैं। जब ये जूम आउट हो जाएगा जो है आपको ये दिखेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जिनसे जो है मैप पे हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पेनिनसुलर रीजन जो है ये सीधे जो है मैप पे दूर से दिखाई देता है। ठीक है, तो हर किसी ने ऐसे ही याद रखा है। ठीक है, कोई भी आंख बंद करके ये नहीं बोल सकता कि ये फलाना कंट्री, ये फिस्ताना कंट्री है। हर कोई मैप पे ऐसी पिक्यूलियर लोकेशन ढूंढता है और ऐसे उनको जो है लोकेट कर पाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है अरेबियन सी है, एक अपनी वाटर बॉडी है, और ये यहाँ से जो है रेड सी है। ठीक है, जो यहाँ पे रेड सी है। ठीक है, बीच में एक छोटी सी स्ट्रेट है, वाटर बॉडी है। यहाँ पे मैंने क्या स्ट्रेट का बोला था? दो वाटर बॉडीज को, बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। आपको लगता है कि रेड सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है? यस, करता है। एंड एट द सेम टाइम सेपरेट करता है किसको? दो लैंड मासेस को। आपको क्या लगता है किस किस को सेपरेट करता है? एशिया को और अफ्रीका को। तो ये यहाँ पर बाबल मंडप कहलाता है।
ये एक स्ट्रेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। को दैट मीन्स बाब अल मंडब जब हम देखेंगे तो ये किसको कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी को जो है कनेक्ट करता है। ठीक है, हमने कल ही जो है मेडिटेरेनियन सी की अहमियत के बारे में जाना था कि मेडिटेरेनियन सी से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, कश्मीर की तरफ, जिनको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, तो वो इसी रीजन से जो है आसपास के रीजन से आते हैं, टूवर्ड्स वेस्ट जो है फ्लो करते हैं, इंडिया में आते हैं। तो इसको हम जो है मेडिटेरेनियन सी की इंपॉर्टेंस ये। और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एक टाइप का जो है फेमस क्लाइमेट टाइप है जिसमें साइट्रस फ्रूट्स वगैरह उगाए जाते हैं। और इस क्लाइमेट की क्या खास बात है? विंटर रेनफॉल उसमें एक खास बात है। ठीक है, तो ये कुछ ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। तो हम कमिंग बैक टू द बाब अल मंडब, इट कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी को। व्हाट इज बेसिकली दिस बाब अल मंडब? इट इज़ ए स्ट्रेट। स्ट्रेट्स का क्या मतलब है? ये एक छोटी सी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी होती है बेसिकली। जब ये वाटर बॉडी है तभी तो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन शॉर्ट अगर हम बोलेंगे कि ये कोई बड़ा सा कंटेनर है, इसमें पानी है, ये बड़ा सा कंटेनर है, इसमें भी पानी है, तो बीच में अगर हम इसको एक पाइप डालेंगे, यानी कि यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, दैट मीन्स ये पाइप जो काम करती है ये भी मानो एक वाटर बॉडी होती है कि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। इस चीज़ को हम स्ट्रेट कहते हैं। और बाब अल मंडब जो कनेक्ट करता है वो रेड सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा जो पॉइंट, जो क्लोज पॉइंट था अफ्रीका और एशिया के बीच, वो कौन सा था, या यूरेशिया के बीच। अब हम इसको वापस जो है जूम आउट करेंगे उसके लिए। ठीक है, हम जब इसको जूम आउट करेंगे, ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की हम जब बात करते हैं तो वो किसको कनेक्ट करता है? अगेन स्ट्रेट को मैंने बता दिया आपका किसको कहते हैं। ये जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको कनेक्ट करता है? मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन। ये वो स्ट्रेट है जो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे है, जो मैंने कल आपको एक थोड़ा सा जो निमोनिक बताया था, मैंने क्या बताया था आपको? रेड सी, डेड सी, मिड सी, रेड सी, डेड सी, मिड सी। ठीक है, ये यहाँ पे रेड सी है, ये यहाँ पे डेड सी है जॉर्डन और इसराइल के बीच, और यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, और मेडिटेरेनियन सी जो है इसके, और वो यहाँ से है, वो मैं आपको दूसरे स्लाइड में दिखाता हूँ। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन से। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जो है और जो एशिया और अफ्रीका के बीच में है वो सुएज कनाल है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट कैनाल है। तो कैनाल हम किसको कहते हैं? ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे होती है। जिस तरह स्ट्रेट नेचुरल होती है, ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे होती है। काम बराबर इसका वही है जो एक स्ट्रेट का है। क्या? ये दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है और दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, तो काम इसका वही है। ठीक है, जो स्ट्रेट का है, बट फर्क इतना है कि स्ट्रेट नेचुरल होती है और कैनाल जो है वो मैन मेड होती है या आर्टिफिशियल होती है। ठीक है, और सुएज कनाल जो है ये इजिप्ट में पाई जाती है, और इसको हम मैप पे लोकेट करेंगे कि ये मैप पे कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको थोड़ा हम जूम इन करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे जो जगह है, मेडिटेरेनियन सी यहाँ से है, मेडिटेरेनियन सी यहाँ से है, मेड सी मैंने कहा था, रेड सी, डेड सी, मेड सी, यहाँ पे आपका ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे है, ये यहाँ पे हमारा रेड सी है। ठीक है, नाम इसका रेड सी है लेकिन ब्लू कलर का ही जो है मैप पे दिखाया जाता है, और ब्लू जो है वाटर कलर ही इसका। और ये जो यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे वाटर चैनल है, ठीक है, वाटर जो है कि एक वाटर बॉडी है, इजिप्ट में लोकेटेड है। ये इजिप्ट के ही राइट्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। ठीक है, दैट मीन्स सुएज कनाल एशिया, ये यहाँ पे एशिया का कॉन्टिनेंट है, सऊदी अरबिया, और यहाँ पे अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। ठीक है,
तो ये कनेक्ट करता है किसको, अफ्रीका और एशिया को। एशिया वाली कंट्री में यहाँ से ये है और यहाँ से इजिप्ट है, ठीक है। और इसकी क्या खास बात है कि अगर ये जो है स्विस कनाल ना होती, ये कनेक्टिंग लिंक है, मैरीटाइम रूट है एशिया और अफ्रीका के बीच में, ठीक है। वो कैसे हम देखेंगे, वो हम जब हम इसको जूम आउट करेंगे तो हम देखेंगे, आप देख पाते हो कि अगर ये स्वीज कनाल ना होती तो यहाँ से शिप्स जो है अफ्रीका को घूम के आना पड़ता या एशिया की तरफ, ठीक है। अगर उनको नॉर्थ अमेरिका जाना होता, साउथ अमेरिका जाना होता, या यूरोप के जो ये कोस्ट पाए जाते हैं यहाँ से, लेकिन ये जो शिप्स निकलते हैं यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, फिर यहाँ इनको शॉर्टकट पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैरीटाइम रूट है, करंट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये जो कैनाल है लास्ट टाइम न्यूज़ में इसलिए थी रिसेंटली, बिकॉज इसमें एक शिप जो है अटक गया था, ठीक है, क्योंकि ये नैरो चैनल होती है, नैरो एक वाटर वे होती है, ठीक है। तो ये अटक गया था इसमें शिप, तो काफ़ी देर तक, आई थिंक 5-7 दिनों तक वो शिप जो अटका रहा, और वर्ल्ड जो है बिजनेस पे, वर्ल्ड ट्रेड पे उसका काफ़ी ज़्यादा जो है असर रहा। तभी न्यूज़ में भी आया था, जो था इजिप्ट उन दिनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ठीक है। फिर कंपनसेशन के लिए उनको जो है जिसका वो था कार्गो, सी कार्गो, उनसे कंपनसेशन भी मांगी गई थी, वो अलग बात है। बट स्वीज कनाल जो है उन दिनों काफ़ी चर्चा में रहा था, बिकॉज इट इज़ द मेजर एंड द फेमस मैरीटाइम रूट बिटवीन एशिया, अफ्रीका एंड जो ईस्ट में जो इसके वेस्ट साइड में जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या अटलांटिक ओशन जैसे हैं, तो उनको जो है कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो हैं, बाबल मंडप, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एंड पानामा कनाल, दीज आर द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन एशिया या ओवरऑल यूरेशिया एंड अफ्रीका। ये हमने कल के लास्ट लेक्चर में बस मेंशन की थी, तभी मैं यहाँ पे इनको जो है इस टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब रही बात कि मैप पे आपको ये सब चीज़ें जो है कैसे याद रहेंगी, ये आप चीज़ें आपको, ये जो डिटेल्स हैं ये आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैप पे कैसे आप लोकेट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, ये आपको वर्ल्ड मैप पे अच्छे से नज़र आएगा। उसके बाद ये जो अरबियन पेनिनसुला है, ये भी आपको जो है मैप पे पिक्युलर लोकेशन होती है। और ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है, ये भी आपको जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये भी आपको याद रखना है। इन चीज़ों से आपको आसानी होगी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका याद रखोगे, वहीं से आपको बाबुल मंडप याद रहेगा, ठीक है, यहाँ पे। इसी से के साथ आपको रेड सी जो है याद रखेगा, उसी के साथ आपको डेड सी याद रहेगा, उसी के साथ आपको जो है मेडिटेरेनियन सी याद रहेगा, उसी के ऊपर ब्लैक सी है, उसी के यहाँ पे कैस्पियन सी है। तो यही इंपॉर्टेंस है जो है मैप पर देखने की, क्योंकि आपको ये चीज़ें याद रखनी है। कैस्पियन सी की क्या इंपॉर्टेंस है, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड आफ्टर लेक सुपीरियर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको दिमाग में नज़र आती हैं, फिर आपको खुद ही जो है क्वेश्चन आता है, तो आपके माइंड में इसकी एक पिक्चर जैसी बस जाती है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। TIRIQ जो कंट्रीज मैंने कल बताई थी तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, ईरान, रशिया वगैरह। ब्लैक सी बिल्कुल इसके ऊपर है, मेड सी यहाँ पर है, इसी तरह जो है डेड सी यहाँ पर है, वहीं से स्वीज कनाल भी है, रेड सी है। तो आप देखो कि इतने सारे पैच में आपको कितने दुनिया के वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट फीचर जो हैं आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों पे वर्कआउट करना है, मैप को सामने रखना है, डाउनलोड करना है अगर एटलस आपके पास नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया और अफ्रीका के बाद। बाउंडेड बाय पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, ये यहाँ से पैसिफिक ओशन हो गया। अटलांटिक ओशन ऑन द ईस्ट, ये यहाँ पे अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक। कैरेबियन सी इन द साउथ, यहाँ से इसको कैरेबियन सी है पाया जाता है, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के इलाके से, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, माउंट मैकिनली हाइट पॉइंट, और लोवेस्ट पॉइंट डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। डेथ वैली के रिलेटेड जो है कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि डेथ वैली इज़ लोकेटेड इन, तो ये नॉर्थ अमेरिका में USA में पाई जाती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, इसमें USA आता है, इसमें कनाडा आता है। तो जब हम कंट्रीज़ देखते हैं कि दुनिया की जो है लार्जेस्ट कंट्रीज़, उसमें पहले रशिया का नाम आता है, फिर कनाडा का नाम आता है, फिर चाइना का नाम आता है, फिर USA का नाम आता है। दैट मीन्स रशिया जो एशिया और एशिया यूरेशिया की कंट्रीज़ हैं, कुछ एरिया उनका यूरोप और एशिया में भी मिलता है। फिर जो है कनाडा यहाँ पे है,
तो ये तो दैट मीन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं। फिर उसके बाद चाइना, फिर यूएसए, ये अगेन इसकी कंट्री, या जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में अमेरिका कहते हैं, ये अमेरिका वहीं पे लोकेटेड है। अब इसको यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं बिकॉज कुल 50 और समथिंग लाइक दैट कुछ स्टेट्स मिली हुई हैं। जिस तरह इंडिया में 28 स्टेट्स का जो है क्या कहते हैं यूटी जो मिलकर जो है इंडिया बनाती हैं, इसी तरह छोटी मोटी स्टेट्स बन के कुछ 50 के करीब जो है, 50 की 51 है, एग्जैक्ट नहीं पता इस टाइम, तो ये स्टेट्स मिलके यूएसए के कहलाते हैं। तभी हम इनको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की एक स्टेट है अलास्का, बीच में कनाडा है, लेकिन ये यूएस की ही जो है पोजीशन में आती है अलास्का, ठीक है। तो मेन लैंड से काफ़ी दूर लोकेटेड है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कनाडा आता है, दैट मीन्स यूएसए और कनाडा और मैक्सिको, यहाँ से ये 3 कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका की। ये आपस में नेबरिंग कंट्रीज़ भी है, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, कनाडा यूएसए मैक्सिको, कनाडा यूएसए मैक्सिको। तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों से आपको जो है कंट्रीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि अमेरिका, यूएसए कहाँ पे है, क्योंकि यूएस की पॉलिटिक्स को हम फॉलो करते हैं, उसमें क्या होता है काफ़ी जो है, या इंडिया की एक एलाई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हम काफ़ी सुनते हैं, या कनाडा, पंजाब वाला कनाडा, कनाडा जाना है, कनाडा आना है, तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हम अक्सर बेशतर सुनने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट लेक जो है, अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, क्या, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी एंड, इनको हम ग्रेट लेक्स कहते हैं, कि 5 लेक्स हैं ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका ओवरऑल, कि नॉर्थ अमेरिका में 5 लेक्स हैं। कौन कौन सी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी एंड ओंटारियो। इन लेक्स को मिला के हम 5 ग्रेट लेक्स बोलते हैं। दैट मीन्स सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि 5 ग्रेट लेक्स कहाँ पे है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। अगर अब हम फिर एडवांस्ड लेवल का जानना चाहेंगे तो याद रखना है कि ये कनाडा और यूएसए की दोनों क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज़ है, ठीक है। तो ये नेबरिंग कंट्री जो है, अगर आपने कभी सोशल मीडिया पे या देखा होगा, तो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच लाइन बनाई गई है, और कनाडा एक तरफ और यूएसए एक तरफ, ठीक है। ज़्यादा फ़र्क इनमें नहीं है, ठीक है। कोई बड़ी बाउंड्री नहीं है, कोई नेचुरल फीचर बीच में बड़ा नहीं है जिससे ये जो है डिजिग्नेट हो सके, अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो सके, ठीक है। तो ये ग्रेट 5 लेक्स जो है, इनमें से मिचिगन ही ओनली जो है जो मिचिगन लेक ये है, ये वाला जो सिर्फ यूएसए में। बाकी जो लेक्स हैं, 4 लेक, सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरियन, ओंटारियो, ये सब यूएसए और कनाडा आपस में शेयर करते हैं। और मैप पे अगर आपको लोकेट करना होगा तो ये ब्लू बॉडीज हैं यहाँ पे, यही 5 ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है। 5 ग्रेट लेक्स जो है, इनमें सबसे बड़ा जो है वो लेक सुपीरियर है। और लेक सुपीरियर की क्या खास बात है, एनी गेसेस? दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। अब खाली जो है आंख बंद करके फैक्ट याद नहीं करना है, रटना नहीं है। जब भी आप सुपीरियर लेक के बारे में सुनोगे, आपके दिमाग में मैप आना चाहिए कि लेक सुपीरियर कहाँ पे है। हाँ, मुझे तो पता है कहाँ पे है, एज इफ इट इज़ इन आवर नेबरिंग विलेज, इन आवर नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि हमारे बगल में ये रिवर है। आपको याद जो लेक है, आपको ये दिमाग में छप जाना चाहिए कि ये तो बिल्कुल यहाँ पे है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे, क्योंकि मिचिगन ही रिवर है, ऐसा लेक है जो यूएसए में है। बाकी जो 4 लेक्स हैं ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे लोकेटेड है। इनमें से जो खास जो है वो लेक सुपीरियर है। वाई इट इज़ स्पेशल? बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। सेकंड कौन सा है? सेकंड इज द कैस्पियन सी। कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सी है, ये नाम का सी है, लेकिन ये लेक्स में कंसिडर किया जाता है। वाई? बिकॉज ऑल सीज जो है इनकी खास बात होती है कि सीज ओशंस में जो ड्रेन आउट होते हैं, ओपन होते हैं, लेकिन लेक जो है वो लैंड लॉक्ड होते हैं। कैस्पियन सी लैंड लॉक्ड है सारे कंट्रीज में, TARIQ, तो लेकिन साइज इसका इतना विशाल है कि हम उसको सी जैसे नाम दिया गया है, अदरवाइज इट इज़ ए लेक, ठीक है। तो इसको लेक वाली कैटेगरी में आपको गिनना है, न कि सी वाली कैटेगरी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन से हैं? कोलोराडो, मिसिसिपी एंड लॉरेंस। इसमें मिसिसिपी जो है इसकी क्या खास बात है? डेल्टा फॉर्म्स जब हम पढ़ते हैं, शेप्स हम पढ़ते हैं, तो इसमें जो है मिसिसिपी जो है बर्ड्स फुट डेल्टा बनाता है। बर्ड्स फुट मीन्स जो सैटेलाइट इमेजेस होते हैं उसमें वो बर्ड के फुट के जैसा हमें लगता है, तभी हम इसको बर्ड्स फुट डेल्टा कहते हैं, जो मिसिसिपी रिवर जो है बनाता है, ठीक है। तो ये कोई एडिशनल फैक्ट था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद साउथ अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिकाज दो हैं, एक को नॉर्थ अमेरिका हम कहेंगे और एक को हम साउथ अमेरिका कहेंगे, ठीक है, जिनको हम इकट्ठे अमेरिकाज कहते हैं, ठीक है। सॉरी। तो साउथ अमेरिका की बात करते हैं। साउथ अमेरिका की क्या खास बात, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज सिचुएटेड वेस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन कहाँ पे है, ठीक है, तो ये यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ठीक है। दैट मीन्स ईस्ट साइड से, वेस्ट साइड से इसको पैसिफिक ओशन है, ईस्ट साइड से इसको अटलांटिक ओशन है, ठीक है। साउथ में जो है नॉर्थ अमेरिका के साउथ में लोकेटेड पाया जाता है, ठीक है। और इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आप नोट करो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है साउथ अमेरिका के रिलेटेड। वो क्या है, दैट द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, जो दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रेंज माउंटेन रेंज है उसको हम एंडीज कहते हैं। जिस तरह हिमालयाज भी एक माउंटेन रेंज है, कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, तो इसी तरह दुनिया में और एक माउंटेन रेंज है जिसको हम एंडीज के नाम से जानते हैं। तो वो उसकी क्या खास बात है, उसकी ये क्या खास बात है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, फोल्ड माउंटेन्स है, जिसको हम एंडीज कहते हैं। फोल्ड माउंटेन्स कभी कभी एग्जांपल आते हैं, हिमालयाज, एंडीज वगैरह, ये क्या है, ये फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जो फोल्ड माउंटेन्स जिनके बारे में हमने बात की थी हिमालयाज चैप्टर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट, मैंने लॉन्गेस्ट की बात नहीं की, लार्जेस्ट की, क्योंकि लॉन्गेस्ट जो है वो नाइल है अफ्रीका में, और लार्जेस्ट का जहाँ तक सवाल है तो वो अमेज़ॉन है, ठीक है। शॉपिंग वाला नहीं, अमेज़ॉन रिवर जो है वो साउथ अमेरिका में जो है फ्लो करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा, विशाल मीन्स किस लिहाज से, लार्जेस्ट वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है, न कि लेंथ के हिसाब से। लंबा तो लेंथ में तो नाइल रिवर सबसे बड़ा रिवर माना जाता है, ठीक है। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, ठीक है, यहाँ पाया जाता है वेनेजुएला में, जो कि साउथ अमेरिका की कंट्री है, ठीक है। इसमें क्या कंट्रीज आती है, कोलंबो, वेनेजुएला, ब्राज़ील, काफ़ी इंपॉर्टेंट फुटबॉल टीम है। इसी तरह अर्जेंटीना काफ़ी इंपॉर्टेंट फुटबॉल टीम है। चिली, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है फुटबॉल टीम है, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ को याद रखना है, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पैराग्वे एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये भी कोई भी क्वेश्चन आता है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ है, ठीक है। या बोलीविया भी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ है, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो एंजल फॉल्स हैं, जो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला कंट्री है क्या, साउथ अमेरिका की, और उसमें एक रिवर है ओरोनिको रिवर, उसी पे ये एंजल फॉल्स लोकेटेड है। ये आपने काफ़ी सारी हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, या मूवीज़ में इसको जो है दिखाते हैं, ठीक है। तो ये ओरोनिको रिवर पे है, ये कहाँ पे है, ये वेनेजुएला में है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट। और वेनेजुएला कहाँ है, साउथ अमेरिका में, बिल्कुल इसके जो है नॉर्दर्न टॉप मोस्ट जो है कंट्रीज़ में आता है। ब्राज़ील जो है, ये जो है ना शोल्डर जैसा, इसको कहते हैं, ये शोल्डर ऑफ ब्राज़ील। तो ये भी मैप पे आपको जो है आराम से दिखने को मिलेगा। इसी के ऊपर वेनेजुएला है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल। एंड हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक, हाईएस्ट मीन्स हाइट में, ना हम लार्जेस्ट की बात करते हैं, ना हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, ना हम डीपेस्ट की बात करते हैं, ना हम लोवेस्ट की बात करते हैं। जिस तरह लोवेस्ट जो था वो डेड सी था, कहाँ पे याद है, रेड सी, डेड सी, मेड सी, ठीक है, एशिया और अफ्रीका के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। तो डेड सी लोवेस्ट था। और हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, लेक टिटिका का, जो बोलीविया में है। बोलीविया कहाँ पे है, बोलीविया ये रहा। तो यहाँ पे दुनिया का हाईएस्ट वो फ्रेश वाटर लेक पाया जाता है। आपको एग्ज़ाम में यही ध्यान रखना है, आपने फ्रेश वाटर देखना है कि क्या ये हाईएस्ट पूछ रहा है, क्या ये लोवेस्ट पूछ रहा है, क्या ये लार्जेस्ट पूछ रहा है, क्या ये स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और अक्सर बेशतर स्टूडेंट्स वहीं पे गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने सुपीरियर का भी नाम सुना होता है, उन्होंने रेड सी का भी नाम सुना होता है, उन्होंने कैस्पियन सी का भी नाम सुना होता है, और उन्होंने लेक टिटिकाका का भी नाम सुना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जल्दी जल्दी में जो है इन एक्सपीरियंस की वजह से, जो है अपनी जल्दी की वजह से, या किसी और फैक्टर की वजह से, इनके साथ ही सोब्रिक्यूट जो है हाईएस्ट, लोवेस्ट, इसी तरह जो है सेकंड लार्जेस्ट
और हाईएस्ट जो है, लार्जेस्ट वगैरह, ये सब सॉफ्रिकेट इनके साथ जोड़ना जो है भूल जाते हैं, तभी वो उनको एग्ज़ाम में जो है प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट कर सकता है। अगेन रिपीट, मैप को देखो, मैप को समझो, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये रहा साउथ अमेरिका के बारे में। अब इनके बीच में जो हमने कल एक बात की थी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में क्या है, सॉरी, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में अमेरिकाज पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका पाया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ 7 के 8 कंट्रीज़ हैं। इसमें जो है पानामा एक कंट्री है जिसमें पानामा कैनाल जो है पाई जाती है। ठीक है, और उस पानामा कनाल का मतलब क्या है, स्ट्रेट का बिल्कुल जो है अपोजिट, ये क्योंकि वो नेचुरल होती है और ये आर्टिफिशियल होती है, और ये किसको कनेक्ट करता है, ये अटलांटिक ओशन को किससे कनेक्ट करता है, पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। यानी कि यहाँ पैसिफिक ओशन है, ठीक है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, बीच में एक कैनाल है जिसको हम पानामा कैनाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कैनाल्स, इंपॉर्टेंट कैनाल्स की मैं बात कर रहा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं या देखेंगे, ठीक है, तो उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट पाई जाती है यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच, इंडिया और श्रीलंका के बीच, ठीक है, उसको हम पाक स्ट्रेट कहते हैं, PALK, पाक स्ट्रेट, जो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है और सेपरेट किनको करता है, किन लैंड मासेस को, इंडिया एंड श्रीलंका। क्योंकि स्ट्रेट की खास बात यही है, कैनाल की खास बात यही है कि ये 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है और 2 लैंड मासेस को सेपरेट करता है। यहाँ पे पाक स्ट्रेट ने बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशन से जोड़ दिया और इंडिया को श्रीलंका से अलग कर दिया। ठीक है, तो ये पाक स्ट्रेट के बारे में था। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने पानामा कैनाल के बारे में बात की, मैप पे आप ये लोकेट कर सकते हो। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका में ये पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे लास्ट में हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। इसकी क्या खास बात है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमने कल ही डिस्कस किया एरिया के हिसाब से। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके बीच में पास होता है। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ। जिस तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के बीचों बीच 23.5 डिग्री नॉर्थ, इंडिया के बीचों बीच पास होता है, उसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच पास होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स कुक इन 1774। डिस्कवर किया था, क्यों डिस्कवर किया था, क्योंकि जो है उस टाइम पे इतने कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं था, तो किसी को नहीं पता था इतना सारा जो है पैसिफिक ओशन में डीप डाउन अंडर साउथ में जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में एक आइलैंड या एक कंट्री को जो है इसके बारे में किसी को नहीं पता था। तो फिर इन चीज़ों को जो है जेम्स कुक ने 1774 में इसको जो है डिस्कवर किया। ठीक है, एज ऑस्ट्रेलिया लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, इसको हम डाउन अंडर भी कहते हैं क्रिकेट टर्म्स में। जब ऑस्ट्रेलिया में कहीं सीरीज़ होती है, एशेज वगैरह होती है, या कोई टीम विजिट करने जाती है, फिर हम वो बोलते हैं डीप डाउन अंडर। वो इसी का, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है सबसे नीचे जो है पाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या खास बात है, क्योंकि हमने सब देखा कि ऑस्ट्रेलिया जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटायरली लोकेटेड है, जिसकी वजह से सीजन्स ऑस्ट्रेलिया के अपोजिट होते हैं बिल्कुल नॉर्थ हेमिस्फीयर से। जो सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता होगा उसका अपोजिट जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में या ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तभी जब क्रिकेट सीरीज स्टार्ट होती है ऑस्ट्रेलिया में, हम कहते हैं कि अब ऑस्ट्रेलियन समर स्टार्ट हो गया ये, या दे वांट टू, ये कमेंट्री में हम कहते हैं, सुनते हैं, दे वांट टू स्टार्ट देयर समर विद अ बिग विन। तो हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, या आप कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे विंटर है, ये क्या समर की बात कर रहा है, बिकॉज सीजन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल अपोजिट होते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर से, या लेट अस टेक एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया से, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे समर होगा वहाँ पे विंटर होगा, अगर यहाँ पे स्प्रिंग होगा वहाँ पे ऑटम होगा। यानी कि अब हम आज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया में या कश्मीर में, JNK में हम विंटर से स्प्रिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे ऑटम से या समर से हम ऑटम की तरफ
बढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर जब यहाँ पे फुल फ्लेजेड समर होगा वहाँ पे फुल फ्लेजेड विंटर होगा। या जब हमने बात की कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब जो है सॉल्स्टिस होता है 23 सितंबर को, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, तो इसका मतलब है कि एट द सेम टाइम 23 सितंबर को यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे के बदले शॉर्टेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट के बदले लॉन्गेस्ट नाइट होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आर्टिक सर्कल पे, ठीक है, 24 घंटे का दिन होगा तो यहाँ पे 24 घंटे की रात होगी। यहाँ पे 24 घंटे का दिन होगा, दैट मीन्स जो है सन कभी नहीं 24 घंटे में डूबेगा, तो सन की जो ये है हमेशा रोशनी रहेगी 24 घंटे। तभी इस ट्रॉपिक का या सॉरी आर्टिक सर्कल पे जो कंट्रीज़ लोकेटेड है, नॉर्वे वगैरह, जिनको हम लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आधी रात में भी सन चमकते रहता है, बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन द आर्टिक सर्कल। इसी तरह एंटार्क्टिक सर्कल इसके अपोजिट वाले लैटिट्यूड पे उस टाइम पे 24 घंटे की रात ऑब्जर्व होती होगी। इसी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर नॉर्थ पोल पे 6 मंथ्स का डे होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल में 6 मंथ्स की रात होगी, और यही फिर रिपीट होते रहता है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है एग्जांपल देके समझाया, ठीक है। और इस कॉन्टिनेंट के रिलेटेड क्या है, हम ऑस्ट्रेलेशिया जो है कभी कभी टर्म सुनते हैं, उसका मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये आपस में जो है राइवल कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तभी जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो राइवलरी इनके बीच होती है, तो इम्पॉर्टेंट टफ मैच माना जाता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच भी राइवल कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इसी तरह ओशिनिया किसको कहते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया और सराउंडिंग आइलैंड जो हैं तो उनको हम ओशिनिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैप सीरीज़। मैप सीरीज़ में बस इतना ही था कि हमने ओशन पहले कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने ओशंस के बारे में पढ़ा, फिर कॉन्टिनेंट्स को डिटेल में जो है डिस्कस किया, और बीच बीच में जो इन कॉन्टिनेंट्स जो इन ओशंस और वाटर बॉडीज़ के रिलेटेड जो फैक्ट्स थे वो भी हमने डिस्कस किए, और जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स थे, कैनाल्स वगैरह थे, ठीक है, जो मुझे लगा कि आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर भी अगर कोई रहता है, बस आपको सिंपली अब वो फैक्ट जो है मेमोराइज करने हैं, मेमोरी बेस्ड फैक्ट है। बाकी आई गेस कि जो वर्ल्ड के रिलेटेड जो मैप पे आपको जो बेसिक चीज़ें जाननी थी, तो वो जो है लोकेशन के बारे में वो आपने जान ली कि कैसे मैप पे नॉर्थ अमेरिका को पहचानेंगे, कैसे मैप पे साउथ अमेरिका को पहचानेंगे, अफ्रीका को कैसे पहचानेंगे, इसी तरह एशिया और यूरोप को कैसे पहचानेंगे। तो ये सब आपके लिए जो है आसान होना चाहिए। इसके बाद भी अगर आप मैप में फुल जो है होल्ड हासिल करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, एटलस लाना है, मैप को देखना है, इंडिया मैप को, इसी तरह फिजिकल मैप को, या इसी तरह ऑस्ट्रेलिया या यूरोप हर किसी कॉन्टिनेंट फिजिकल मैप को देखना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में जो है अच्छा खासा टाइम है। यू कैन ऑल टुगेदर स्टार्ट अफ्रेश। तो काफ़ी जो है हमारे लिए बड़ा टास्क था ये 15 लेक्चर्स में या इन्हीं 40 दिन में जो है आपके लिए ये कोर्स ख़त्म करना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये, मुझे पता है कि मैंने कैसे चुन चुन के वो टॉपिक्स आपके लिए लाए जो समझाने के लायक थे, जो जिनमें मुझे लगा कि कंसेप्ट बिल्डिंग जो है उसकी ज़रूरत है। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मेमोरी बेस्ड है, फॉर एग्जांपल मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी तरह वो पोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक्स में, या नेशनल पार्क्स हैं, एनर्जी रिसोर्स है, वो मैंने जानबूझ के इसलिए छोड़ी बिकॉज दे आर सिंपली मेमोरी बेस्ड, उनको सिर्फ याद रखना है, बेसिक फैक्ट्स हमें उठाने हैं, ठीक है। और ट्रेड और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था, लेकिन वो सर ने ऑलरेडी जो है कवर किया हुआ है, और वो प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो। मैंने इन टॉपिक्स को, ये मैं भूल नहीं गया हूँ, ये मैंने जानबूझ के इसलिए छोड़े बिकॉज उसके बदले मैंने वो टॉपिक सिलेक्ट किए जिनमें कंसेप्ट बिल्डिंग जो था आपके लिए कंसेप्ट बिल्डअप हो जाते। बाकी जो फैक्ट्स जो हैं तो वो आप कहीं से भी पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, उठा सकते हैं, याद कर सकते हैं, बट कंसेप्ट बिल्डिंग के रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो मैंने आपके लिए लाया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने 40 दिन में आपके लिए इतना सारा सिलेबस, इतने सारे सब पोर्शन जो है कंपोनेंट जो आपके सिलेबस में थे, पॉलिटी था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, तो जब हमने ये कंप्लीट करके दिखाया तो आपके लिए वो कोई जो है टफ टास्क नहीं है। आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको जो है कॉन्फिडेंट होना है। जो आपने पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, इसी को बस क्या करना है, ओनली रिवाइज, स्टे काम, डू नॉट पैनिक, स्टे काम एंड जस्ट रिवाइज। डेडिकेशन दिखाइए, काम रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, रिवाइज कीजिए, और आप देखेंगे कि जो आज तक जो है बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक कर पाते हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑन द वेरी गो,
तो ठीक है, उनके पास एक बहुत बड़ी दौलत होती है, क्या? वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो काम रहते हैं टफ सिचुएशंस में, पैनिक सिचुएशंस में वो काम रहते हैं, उनका दिमाग अच्छे से चल पाता है, उनका दिन अच्छे से रह पाता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स कि एग्ज़ाम के उन 1 घंटे 2 घंटे आप कैसे, आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है पेपर से, ठीक है, आपका दिमाग कैसे रहता है। तो आपको काम रहना है और सिर्फ आपको रिवाइज करना है, बिकॉज रिवाइज इज़ द की। जो भी आपने पढ़ा है, बहुत अभी टाइम बचा है, तो इस टाइम में आप फिर से ऑल टुगेदर न्यू कोई नया पोर्शन स्टार्ट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और उससे आगे चले जा सकते हैं, जिसने आपसे पहले जो है 1 महीना 2 महीने प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी। बट ऑल यू नीड टू डू इज़ द स्मार्ट वर्क। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है, क्या पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो तो आज के लिए बस इतना ही। इनफैक्ट इस सीज़न के लिए, इस सेशन के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए बस इतना ही। तो होप आपको ये लेक्चर्स जो है पसंद आए होंगे। तो इनफैक्ट जो आपके जो अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। फिर अगर मुझे लगा कि और भी कोई चीज़ आपके लिए लानी ज़रूरी है तो वो मैं आपके लिए जो है फिर इसी प्लेटफॉर्म पे आपको के साथ में वो बातें शेयर करूंगा, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, जो हमने पहले लेक्चर में टॉपिक एनालिसिस की बात की थी कि कौन कौन सा टॉपिक जो है हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे, उसमें हमने सारे टॉपिक जो है ऑलमोस्ट कवर किए हैं, ठीक है। और उसमें जो बाद में रहते हैं, मुझे पता है कौन कौन से रहते हैं। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, उसमें आपको सिर्फ माइनस पढ़नी है, बालाघाट माइनस, खेतरी माइनस, जवार माइनस, इसी तरह जो आयरन ओर के रिलेटेड माइनस हैं, ठीक है। इसी तरह कोलार माइनस, गोल्ड फील्ड माइनस, वो याद रखनी है, या पोर्ट्स के बारे में, या नेशनल पार्क्स के बारे में, ठीक है, कहाँ कहाँ पे किस किस स्टेट में। इसी तरह माउंटेन पासिस के बारे में मुझे हर एक चीज़ पे नज़र होती थी कि अगर मैंने माउंटेन्स पढ़ाया तो माउंटेन पासिस भी जो इंक्लूड करना था। बट इट वाज अ वेरी टफ आस्क टू कंप्लीट द सिलेबस इन सम 15 ऑड लेक्चर्स। तभी मैंने वो टॉपिक जानबूझ के छोड़े, बिकॉज एक्सपीरियंस मैटर करती है, ठीक है। तो आप लोगों से, जो स्टूडेंट है, आप जो है मुझसे काबिल भी हो सकते हैं, मुझसे एफिशिएंट भी हो सकते हैं, मुझसे जो है ज़्यादा भी पता हो सकता है, बट मेरे पास जो है एक्सपीरियंस, अभी वो आपको एक्सपीरियंस जो है वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, ठीक है। आप किसी से भी कम नहीं हो, पीछे नहीं हो, आप किसी से भी जो है किसी भी लिहाज में, किसी भी एंगल से आप किसी से जो है इन्फीरियर नहीं हो, बट सिंपली जो है एक्सपीरियंस मैटर करती है, ठीक है, स्मार्ट वर्क मैटर करती है, ठीक है। तो मैंने इन टॉपिक्स को, कहने का मतलब ये है कि मैंने इन टॉपिक्स को इसलिए छोड़ा बिकॉज आई न्यू दीज आर सिंपली कंसेप्ट मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स, मेमोरी बेस्ड फैक्ट्स, आप इनको अच्छे से याद कर पाते हो, ठीक है। क्रैम करना है या जो है रटा भी मार सकते हो उन फैक्ट्स को, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कंसेप्ट बिल्डिंग जो है ज़रूरी था। फॉर एग्जांपल हिमालय माउंटेन्स के फॉर्मेशन के बारे में, इसी तरह जो हमने ड्रेनेज के बारे में कंसेप्ट क्लियर किए, इसी तरह फिजिकल ज्योग्राफी में जब हमने एटमॉस्फेयर जो है वेदर वगैरह के बारे में जो कंसेप्ट क्लियर किए। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपके जो है एक साथ एक अच्छा सा कंटेंट शेयर किया जाए, आपके साथ जो है इंपॉर्टेंट बातें जो है शेयर की जाए, आप तक पहुँचाई जा सके। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए, एक टीचर के लिए खुशाइन बात होती है, खुशकिस्मत बात होती है कि एक स्टूडेंट उससे आगे बहुत चला जाए, ठीक है। दुनिया में अगर अब जब कोई स्टूडेंट आगे बढ़ता है, अगर कोई भी जो है बाकी सारे लोग उससे जलते भी होंगे, ठीक है, तो उनका जो क्रैक करना पसंद नहीं आया होगा, लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है जो अपने टीचर्स, जो अपने स्टूडेंट्स को देख के काफ़ी जो है खुश हो जाते हैं, और वो टीचर कम्युनिटी है, ठीक है। हमें अपनी टीचर्स की हमेशा इज्जत किया करो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक नहीं करना है, बल्कि आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है, ये एक मॉरल लेसन है, ठीक है। तो इन्हीं जो है अल्फाज के साथ मैं आपसे जो है अलविदा कहना चाहूँगा, विदा होना चाहूँगा, ठीक है। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस ऑल दिस कंटेंट एंड वीडियोस, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो सी यू वेरी सून। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।